नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में दिए गए मौलिक अधिकार। इस चैप्टर में हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा गया, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और मौलिक अधिकारों में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इनकी क्या आलोचनाएं की जाती हैं और वो आलोचनाएं कहाँ तक सही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको आप मौलिक अधिकार के नाम से जानते हो। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए मौलिक यानी आवश्यक होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं और जिन अधिकारों के प्रयोग में राज्य खुद भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन अधिकारों के मौलिक होने का पहला कारण ये है कि ये व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी माने जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक सकता है। इन अधिकारों को देश के संविधान में जगह दी जाती है ताकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें और किसी तरीके से संशोधन ना किया जा सके। दूसरा, इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है कि ये साधारणतः अनुल्लंघनीय होते हैं, यानी जो आपकी विधानसभा है या कार्यपालिका है या जो भी सत्तारूढ़ दल है, जिसकी सरकार है, वो इनको वॉयलेट नहीं कर सकती, वो इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। और सबसे लास्ट में इनको मौलिक कहने के पीछे एक तर्क ये भी है कि ये जस्टिसिएबल होते हैं, ये न्याय योग्य होते हैं, यानी न्यायपालिका उनकी रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो अधिकार हैं इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा गया। आइए अब देखते हैं कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो आपको पता चल गया मौलिक क्यों कहे जा रहे हैं। अब देखते हैं इनकी नेचर क्या है। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी नागरिकों को समान रूप से दिए गए हैं। इनमें किसी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर या उनके बर्थ प्लेस या किसी और आधार पर उनके बीच में भेदभाव नहीं किया गया है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये जस्टिसिएबल हैं। आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रोविज़न किया गया है, यानी आपको एक रास्ता दिखाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या राज्य अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप सीधे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है। तीसरे इसकी विशेषता ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो निरंकुश नहीं है। जो सरकारें हैं, जो राज्य है, वो उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, यानी इनमें कुछ अपवाद भी शामिल किए गए हैं। तीसरा, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सत्ता को सीमित करते हैं, यानी सरकारें मनमानी नहीं कर सकती, वो व्यक्तियों के इन अधिकारों को छीन नहीं सकती है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट हैं वो नागरिकों और विदेशी नागरिकों के बीच में भेदभाव करते हैं, यानी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को प्राप्त हैं, लेकिन सभी फंडामेंटल राइट विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट नागरिकों और विदेशियों के बीच में भेद करता है। इसके अलावा इनको इमरजेंसी के समय में सस्पेंड किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, उनमें बदलाव ला सकती है। और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट ने अपनी इस शक्ति के कारण हमारा जो 6th फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर से बाहर निकाल दिया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी इनकी संख्या केवल 6 बची हुई है। तो फंडामेंटल राइट आप जानते हैं हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। सबसे पहले अनुच्छेद 12 हमें राज्य की डेफिनेशन बताता है, यानी अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य किसे माना जाएगा। तो राज्य की डेफिनेशन में यह शामिल करता है गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट दोनों, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, पार्लियामेंट को और राज्य विधायिका को, और उन सभी लोकल अथॉरिटीज़ को जो भारत की
भूभाग के अंदर हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि हर एक वो लॉ, हर एक वो कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, जो आपके फंडामेंटल राइट को कम करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, वो उस हद तक इलीगल होगा, उस हद तक अवैध माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के टाइप की बात करूं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हमारे संविधान में फिलहाल हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। तीसरा है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। और द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको आर्टिकल 29-30 में दिए गए हैं। और द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो चलिए अभी एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी मैंने जैसा कि पहले बताया आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 14 से 18 तक जितने प्रोविज़न है वो नागरिकों को समान ट्रीट करने की, उनको उनमें समानता देखने की, समानता ढूंढने की, समानता लाने की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, किस प्रकार की समानता की बात करता है। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि जो स्टेट है या सोसाइटी है वो भारतीय नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ना तो किसी की जाति के आधार पर, ना क्रीड के आधार पर, ना कलर के आधार पर, ना सेक्स के आधार पर, ना जेंडर के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। और यही कारण है कि अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 कहता है, आपको 2 प्रकार की समानता देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, और दूसरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून का समान संरक्षण। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की मनाही। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और भेदभाव किन आधारों पर नहीं कर सकते हैं? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद ये है कि जो राज्य है वो न्यायोचित भेदभाव कर सकता है, यानी जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार का अगर कुछ भेदभाव किया जा सकता है जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो सके, जिससे वो समाज के बाकी लोगों के स्तर तक आ सकें, तो उनके उत्थान के लिए राज्य कुछ उस पर डिस्क्रिमिनेशन जो है कर सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ नौकरियों में फीमेल्स के लिए कुछ परसेंट सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं। अभी देखेंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता। अवसर किसमें? सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों को पाने में। यह अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर मिलेगा, और इसमें भी धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस अनुच्छेद के बारे में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि जो राज्य है वो उसके अधीन सरकारी नौकरियों के संबंध में कहीं कहीं पर निवास से रिलेटेड शर्त लगा सकता है। जैसे अभी कोरोना के दौरान आपने सुना होगा कि जो एमपी की गवर्नमेंट है या हरियाणा की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए जिसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जा सकता था। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखोगे कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की जाती है तो वो आर्टिकल 16(4) के तहत की जाती है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है, लेकिन कुछ केसेस में आर्टिकल 16(4) के तहत इसके अपवाद भी शामिल हैं।
आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि राज्य भेदभाव की मनाही करता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति करेगा। और आप जानते हैं कि इस संबंध में 1955 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास किया गया था, जो आज पूरे भारत में लागू है। आज आप किसी व्यक्ति को इवन उसके जाति सूचक शब्द तक नहीं कह सकते हैं, और ऐसा इसलिए किया गया कि भारत में जो छुआछूत है वो काफ़ी बड़े स्तर पर शामिल था, लागू था, और जिसकी वजह से समाज के एक तबके को हमेशा झुक कर रहना पड़ता था। वो समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता था, इसलिए उसको समानता दिलाने के लिए अनुच्छेद 17 में क्या प्रोविज़न किया गया? छुआछूत की समाप्ति का। अनुच्छेद 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, यानी उपाधियों के अंत की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर और किसी प्रकार की उपाधियां नहीं दे सकता। जैसे आपने पहले सुना होगा कि कुछ लोगों को राजा की उपाधि दे दी जाती थी, जैसे राजा राम मोहन राय को दी गई थी। कुछ लोगों को सर की उपाधि दी जाती थी, कुछ लोगों को केसरे हिंद की उपाधि दे दी जाती थी, इसी प्रकार की और बहुत तरीके की उपाधियां जो हैं वो दी जाती थी। तो ये उपाधियां बेसिकली ये शो करती थी कि कौन व्यक्ति जो है वो सरकार की नज़रों में अच्छा है या सरकार उसको सपोर्ट करती है। हमारी आज़ादी के बाद ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अभी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने सैनिक और शैक्षिक उपाधियों को ख़त्म क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि जो शैक्षिक या सैन्य उपाधियाँ हैं वो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, एक्सीलेंस अपने करियर में लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति है जिसने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है और वो एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है, तो वो अपने नाम के सामने लिखता है डॉक्टर, है ना। तो वो जो डॉक्टर है, क्योंकि उस डॉक्टर शब्द से पता चलता है कि उस व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता कितनी उच्च है, और वो शैक्षिक योग्यता किसी की कृपा दृष्टि की वजह से नहीं मिली है, बल्कि उसने खुद उसके लिए एफर्ट्स किए हैं। इसी प्रकार से जो सैन्य संस्थान है, जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, जो नेवी है, या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो आपकी पुलिस है, ऐसे संगठनों में क्योंकि व्यक्ति अपने एक्सीलेंस की वजह से वो पद प्राप्त कर पाता है, तो ऐसे में वहाँ पर भी ये उपाधियाँ जो हैं वो दी जा सकती हैं। तो आई होप आपको राइट टू इक्वलिटी समझ आ गया होगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, दूसरा राइट जो कि है राइट टू फ्रीडम। ये आपके अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है, और इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कौन कौन सी देता है? सबसे पहले ये आपको स्वतंत्रता देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड है, इसी में शामिल है। यानी आपको भाषण और लेखन की स्वतंत्रता है, और ये भाषण और लेखन की स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके देश की इंटीग्रिटी को नुकसान होता हो, उसकी एकता अखंडता खतरे में पड़ती हो, ठीक है, या समाज में असंतोष पैदा हो सकता हो। तो आगे चलते हैं। इसमें सेकंड जो फ्रीडम है वो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। अनुच्छेद इसके बाद फिर आपको एक और स्वतंत्रता दी गई है, ये है संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। इसमें चौथी स्वतंत्रता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। तो इसके बाद दे रखा है फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी भाग में रहने और निवास करने की स्वतंत्रता। और छठी और अंतिम स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी व्यवसाय करने, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन फिर यहीं भी सेम कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ये सारी स्वतंत्रताएं एंजॉय तो कर पाएंगे, लेकिन वो स्वतंत्रताएं तभी एंजॉय कर पाएंगे जब उससे आपके समाज का, आपके राष्ट्र का नुकसान ना होता हो। जैसे सपोज करिए मैं आपको इसका अभी एक ताज़ा उदाहरण दूं
तो आपको भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे ही कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ तो आपकी इस स्वतंत्रता को आपसे छीन लिया गया और आपके फ्री मूवमेंट पर रोक लगा दी गई, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा राज्य अपनी मर्जी से पॉलिटिकल गेमिंग के लिए नहीं कर सकता। राज्य ने ऐसा केवल तभी किया क्योंकि आपका घर से बाहर निकलने का मतलब था या तो आप कोरोना की बीमारी किसी को दे सकते थे या आपको किसी से कोरोना की बीमारी मिल सकती थी। ऐसे में क्योंकि आपके और आपके समाज के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी था कि आपकी इस फ्रीडम को प्रतिबंधित किया जाए, यही कारण था कि आपकी इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई। तो आई होप आपको आर्टिकल 19 समझ आया होगा। अभी बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, यानी अपराध के की दोष सिद्धि के बारे में आपको कुछ मामलों में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उस अपराध के समय लागू किसी कानून का उसने उल्लंघन ना किया हो। ठीक है। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें शामिल है। पहली क्या है? पहली ये है कि एक व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो व्यक्ति है उसको एक अपराध की सजा केवल एक बार ही दी जा सकती है, उसे एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है। यानी ये कहता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ है तो उसी के अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लिए जाएंगे और व्यक्ति के जीवन को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन से उसको वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 जो है इसकी इतनी विस्तृत व्याख्या की गई है कि अब इसमें आपके राइट टू लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। जैसे न्यायालय ने इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा था कि भारत में जीवन का अधिकार केवल सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और इसके लिए आपको साफ पानी पीने का अधिकार, अच्छा पोषण पाने का अधिकार है ना, एजुकेशन लेने का अधिकार, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में सांस लेने का अधिकार भी आपके राइट टू लाइफ में ही शामिल है। और यही वजह है कि अब इसमें राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तहत शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अगेंस्ट सर्टेन केसेस, यानी कुछ मामलों में व्यक्ति को बंदी बनाने से संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के कारणों को बताए बिना उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार किया भी जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है और बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अगर जेल में रखा भी जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार, अपना डिफेंस करने का अधिकार जो है होता है। तो कुछ मामलों में इसमें डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन का भी प्रोविज़न किया गया है। प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब है निवारक नज़रबंदी, यानी किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना जबकि उसने कोई अपराध किया भी ना हो लेकिन उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो। तो ये जो निवारक नज़रबंदी है इसकी हमारे संविधान में बहुत आलोचना की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हमारे संविधान में जो है वो बनाए रखा गया है। और आपने देखा होगा कि किस तरह अभी जब आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ संशोधन किए गए और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस समय पे जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, इसलिए ताकि वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना कर दें। तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो है आपको आर्टिकल 19, 20, 21, 22 के तहत ये फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं।
अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19 के तहत जैसे मैंने बताया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसी में जब 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना तो वो 19(1) के तहत ही बनाया गया था। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि RTI अगर आज आपके पास है तो वो आर्टिकल 19 की वजह से है। अभी चलते हैं आपके तीसरे मौलिक अधिकार के ऊपर, जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आपके 2 आर्टिकल हैं, 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि जो राज्य है वो बेगारी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, व्यक्ति का व्यापार जो है वो प्रोहिबिट करेगा, उसकी मनाही करेगा, उसे नहीं होने देगा। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, किसी से बलपूर्वक काम नहीं कराया जा सकता बिना मजदूरी दिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर राज्य आवश्यक सेवा घोषित करे और उसके बदले में वो कम मजदूरी दे या मजदूरी ना दे तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करते समय इस आवश्यक सेवा की डिमांड राज्य किसी एक पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर जाति के लोगों से ऐसा करने को नहीं कह सकती। वो बिना भेदभाव के सभी नागरिकों से ऐसी डिमांड करेगी, तभी ऐसा वो लागू कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम एज के बच्चों को उन फैक्ट्रियों, उन माइंस में या उन ऐसे हैजार्डियस प्लेसेस पर रोजगार नहीं दिया जा सकता, काम में नहीं लगाया जा सकता जहाँ जो उनकी बाल्यावस्था के खिलाफ हो या जो जिससे उनका बचपन प्रभावित होता हो। तो आप जानते हैं कि आज के टाइम में अगर खतरनाक कामों में बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता तो उसके पीछे आर्टिकल 24 जो है वो काम करता है, यानी कारखानों में बच्चे को लगाने की मनाही आर्टिकल 24 के तहत की गई है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सारे व्यक्ति हैं वो अपने इच्छानुसार धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक काम जो है वो नहीं कर सकते या ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि समाज का नुकसान होता हो। जैसे सपोज करिए कि वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उस प्रचार में वो किसी अन्य धर्म को छोटा दिखाने लगे, उसे बुरा दिखाने लगे, तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर धार्मिक दंगे होने की संभावना बढ़ जाएगी। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। यानी वो किसी धर्म विशेष के लिए दान देने के लिए अगर कोई संस्था स्थापित करना चाह रहा है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था के लिए दान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जैसे आप सुनते होंगे कि कई बार हमारे आसपास के लोग जो हैं वो चैरिटी कर देते हैं, वो किसी ट्रस्ट में, धार्मिक संस्था को जो है अपनी ज़मीनें वगैरह दान कर देते हैं या कुछ पैसा देते हैं ताकि वो समाज के लार्जर इंटरेस्ट में यूज़ किया जा सके। या आपने देखा होगा कि मंदिर बनाने के लिए कई बार चंदा इकट्ठा किया जाता है, तो वो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम आर्टिकल 26 के तहत किया जाता है। इसके अलावा है आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी खास धर्म के लिए अगर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है तो उसके लिए टैक्स देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे में टैक्स आपको पे करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। आर्टिकल 28 कहता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दी जा सकती है, लेकिन व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध नहीं दी जा सकती। अगर वो व्यक्ति
किसी रिलीजियस एजुकेशन में शामिल नहीं होना चाहता है तो ये उसकी खुद की मर्जी है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं 5वां मौलिक अधिकार, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाओं के संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान ने अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के मामलों में रक्षा की है और उस रक्षा के करते हुए इसमें 2 मौलिक अधिकार शामिल कर दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने भाषा को बचाने के लिए, अपनी लिपि को बचाने के लिए या अपने कल्चर को बचाने के लिए कुछ काम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है देख लिया। आर्टिकल 29 उसको बोलता है कि वो ऐसा करने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकता है, यानी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और इन संस्थाओं को अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। और राज्य ऐसी संस्थाओं को अगर सहायता देता है तो सहायता देते समय वो भेदभाव नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा और किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप को कम ग्रांट नहीं देगा, बल्कि सबको बराबर हेल्प करेगा या किसी को भी हेल्प नहीं करेगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो ग्रांट देगा तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आपका 6वां मौलिक अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये इकलौता ऐसा आपका मौलिक अधिकार है जो आपके बाकी 5 मौलिक अधिकारों को लागू कराने का काम करता है, जो आपको बोलता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का जो आपके भाग 3 में दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति या संस्था उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इनको लागू कराने के लिए 5 तरीके की रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकता है। ये 5 रिट क्या क्या है? इसमें सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसको जज के सामने प्रस्तुत किया जाए और वो जज देखेगा कि क्या वो गिरफ्तारी सही तरीके से की गई है या अवैध तरीके से की गई है। अगर अवैध की गई है तो उसको छोड़ने के आदेश जारी किए जाएंगे। दूसरी रिट है परमादेश लेख या रिट ऑफ मैंडमस। इसमें जो अगर कोई सरकारी आदमी अपने काम का निर्वहन नहीं कर रहा और उस वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो ऐसे कर्मचारी को अपने ड्यूटी को करने का आदेश दे सकता है, इसलिए इसे परमादेश या मैंडमस कहा जाता है। तीसरी रिट है प्रतिषेध लेख या रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसमें प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है ये रिट, और अगर उसका अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले पे सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो ऐसे मामले पर कार्रवाई करने से उसको मना कर देता है और उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। चौथी रिट है अधिकार प्रचा या क्वो वारंटो। इसका मतलब है कि एक वारंट जारी करता है इसमें सुप्रीम कोर्ट और पूछता है कि अगर आपने कोई काम किया है तो वो किस अधिकार से किया है। पांचवी जो रिट है, 5वीं रिट है रिट ऑफ सर्टीरियो, यानी उत्प्रेक्षण आदेश। इसके द्वारा जो निम्न न्यायालय हैं अगर उनके सामने कोई मुकदमा है तो उस मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास बुलाता है और उसके बारे में पूरी जानकारी मांगता है, तो इसीलिए इसको जो है सर्टीरियो रिट बोला जाता है, यानी उत्प्रेक्षण आदेश बोला जाता है। तो अभी आपको 5 रिट पता चल गई हैं। अभी हमने आर्टिकल 32 तक पढ़ लिया है। अभी हमारे पास बचते हैं 3 आर्टिकल 33, 34, 35। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 33 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो भाग 3 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए उनको जो लोग हैं, सपोज करिए
मॉडिफाई कर सकती है एक तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उनको हर छोटी बात पे अगर वो मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लग जाएं तो ऐसी सर्विसेज का चलना मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली इनमें जो आपकी फोर्सेस हैं, चाहे वो आपकी आर्मी एयरफोर्स नेवी हो, या आपके अर्धसैनिक बल हों, या आपके जो पुलिस फोर्सेज हों, या रो हों, या जो गुप्तचर एजेंसियां जो भी हैं वो हैं, तो उनमें डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, और उनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ कुछ इस तरीके से होती हैं कि उनके सारे फंडामेंटल राइट्स को उनको नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में पार्लियामेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? आर्टिकल 34 बोलता है कि देश के जिन भागों में सैन्य कानून लागू हो, मार्शल लॉ लगा दिया गया हो, उस एरिया के लोगों के कुछ मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिन एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है ना, उन एरियाज में नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। तो ये थे आपके मौलिक अधिकार। अभी मौलिक अधिकारों का एक बार क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं, इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं और देखते हैं कि पब्लिक इनके बारे में क्या सोचती है, या लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या इसकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, अगर की जाती हैं तो वो आलोचनाएं कहाँ तक सही हैं। दोस्तों, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल इसीलिए हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंश्योर किए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर इनका कोई वजूद नहीं है। दूसरा, इनके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी गई हैं, जैसा कि मैंने हर एक मौलिक अधिकार के साथ में कुछ एक्सेप्शंस आपको बताई। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर इतनी अधिक सीमाएं लगा दी गई हैं कि ये जो हमारा संविधान है वो एक हाथ से जो राइट देता है दूसरे हाथ से उनको वापस ले लेता है। तीसरी इसकी आलोचना ये की जाती है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में प्रिवेंशन डिटेंशन को स्थान दिया गया है, जो कि सही नहीं है। एक व्यक्ति जिसने अपराध किया ही नहीं है उसको बिना उसका अपराध बताए या बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए एक लंबे समय तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। ये बात कहाँ तक सही है और इसे फंडामेंटल राइट में रखने का क्या औचित्य है। इसके अलावा कहा जाता है कि देश में जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है या कोई और इमरजेंसी होती है जो राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं, तो उस दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो जब ये सस्पेंड किए ही जा सकते हैं, इनको इमरजेंसी के दौरान छीना जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, जब इनमें से जो पार्लियामेंट है वो किसी राइट को डिलीट तक कर सकती है, तो फिर ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट कहना कहाँ तक उचित है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अधूरे हैं क्योंकि इनमें आर्थिक अधिकारों को शामिल नहीं किया जाता है। तो जब आर्थिक अधिकार शामिल नहीं है तो आप जानते हैं कि जब एक आदमी के पास खाने को रोटी नहीं होती है, पहनने को कपड़ा नहीं होता, रहने को निवास स्थान नहीं होता, तो उसके बाकी सारे अधिकार कोई मायने नहीं रखते हैं। इसके अलावा एक और जो आलोचना है वो ये है कि इसकी वेग और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, यानी भाषा जो है वो इतनी क्लिष्ट है, इतनी अस्पष्ट है कि इसे कोई बहुत बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है, एक कॉमन व्यक्ति की समझ से बाहर की ये बातें हैं। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पार्लियामेंट को सर्वोच्च सत्ता दे दी गई है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि वो ऑलरेडी हमारे एक मौलिक अधिकार को उसमें से डिलीट कर सकती है, और जब उसके पास इतनी सत्ता है तो ऐसे मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो इन्हें किसी कानूनी अधिकार का ही दर्जा दे दिया गया होता अगर पार्लियामेंट को इतनी सत्ता देनी थी तो। इसके अलावा इसमें कहा जाता है
कि जो इसमें एक मौलिक अधिकार आपके स्पेशली माइनॉरिटीज़ को डेडिकेटेड किया गया है या बैकवर्ड क्लासेस को जब दिया जाता है, तो ये आपके पहले मौलिक अधिकार के ही खिलाफ है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। तो ऐसे में कहीं कहीं पे आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों की काफ़ी आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन्हें बेकार नहीं कह सकते हैं। ये काफ़ी महत्व रखते हैं, और महत्व इसलिए रखते हैं कि सबसे पहले तो ये हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन स्टोन है, ये उसे मजबूत बनाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा शासन जिसमें जनता भागीदार हो, जिसमें जनता ही सर्वे सर्वा हो, और हमारा संविधान जनता को कुछ खास सुविधाएं अपने मूल विधि में ही देता है। इसीलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। और आप जानते हैं कि जो चीज़ संविधान में है उसमें संशोधन के लिए पार्लियामेंट को कितनी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। वो जब दिल चाहे उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको संविधान में लिख देने से गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरीनेस पर भी कुछ चेक लगता है, कुछ सीमाएं लगती हैं। गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए कुछ प्रॉपर कंडीशंस बनाता है, कुछ परिस्थितियां पैदा करता है, और इस वजह से भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा ये रूल ऑफ लॉ की फाउंडेशन तैयार करते हैं। हमारे देश को जो सेक्युलर स्टेट बनाया गया है उसको मजबूती देते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें बहुत सारी जो एम्बिग्यूटीज़ हैं वो दूर कर दी गई हैं। बताया गया है कि व्यक्ति अंतःकरण में कोई भी चीज़ मान सकता है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, लेकिन दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना या किसी प्रकार का सामाजिक विद्रोह अगर धर्म के भावना के आधार पर उकसावा करता है तो उन चीज़ों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। तो एक तरीके से ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो बहुभाषी बहुधर्मी देश है वो ज़्यादा स्मूथली रन कर सके। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। यानी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो समुदायों को दिए गए हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि फंडामेंटल मतलब राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। फिर हमने देखा कि इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया है। इसके बाद फिर हमने नेचर ऑफ राइट्स को जाना। फिर हमने फंडामेंटल राइट को हर एक अनुच्छेद के तहत और पूरे 6 राइट्स जो हैं वो अलग अलग से डिटेल से पढ़े। साथ में इनमें देखा कि किस अधिकार में क्या शामिल किया गया है, और साथ ही ये भी देखा कि किसके क्या अपवाद हैं। और लास्ट में फिर हमने इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया और देखा कि इसकी किस किस आधार पर आलोचनाएं की जाती हैं। फिर हमने देखा इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी अगर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर। नमस्कार।